वासुदेव एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड का जो यूनिट सेकंड है, उस यूनिट सेकंड का जो चैप्टर है वो एक चैप्टर है उपग्रुप या उप समूह, सब ग्रुप के बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं। सब ग्रुप की परिभाषा पढ़ें, उपग्रुप या उप या सब ग्रुप या सब ग्रुप। परिभाषा अगर इसकी देखें कि परिभाषा क्या है, तो परिभाषा के बारे में बात करूं तो ये कहूं कि ग्रुप जी जो है, ग्रुप जी का कोई एक अरिक्त उपसमुच्चय लेंगे, ग्रुप जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय लिया, वो जो अरिक्त उपसमुच्चय है, जिन जिन संक्रियाओं के लिए ग्रुप जी परिभाषित है, अर्थात जी जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए यदि वो अरिक्त उपसमुच्चय हो, उसी संक्रिया के लिए यदि वो अरिक्त उपसमुच्चय भी ग्रुप हो तो उसे बोलेंगे उपग्रुप। परिभाषा के माध्यम से देखें, H ग्रुप जी का है, H लिया ग्रुप जी का उपग्रुप। यदि H ग्रुप जी की प्रेरित द्विचर संक्रिया, यदि H ग्रुप जी की प्रेरित द्विचर संक्रिया ग्रुप माना H ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय है, उपग्रुप नहीं है, उपसमुच्चय है, माना H ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय है। यदि H ग्रुप जी की प्रेरित द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप हो, अर्थात जी जिस संक्रिया के लिए, अर्थात जी जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है उसका अरिक्त समुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय जो है वो अरिक्त उपसमुच्चय भी उसी संक्रिया के लिए ग्रुप हो, अर्थात जी जो है जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है, H भी उसी संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप। जैसे यदि योग संक्रिया के लिए ग्रुप है, यदि जी योग संक्रिया के लिए ग्रुप है, H है, तो H भी योग संक्रिया के लिए ग्रुप हो। ये कह दें कि यदि जी योग संक्रिया के लिए ग्रुप है तथा H भी योग संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो ये कह देंगे कि जो H है वो Hg का उपग्रुप है। यदि G ग्रुप हो योग संक्रिया के लिए तथा H भी योग संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है, तो Hg का क्या कहलाता है, उपग्रुप कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि एग्जाम्पल के अनुसार अगर देखें तो ये कह सकते हैं, मैं लूं कि जो R प्लस जो है वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, R प्लस,
सी प्लस का उपग्रुप है, आर प्लस जो है वो सी प्लस का उपग्रुप है। क्यों है? क्योंकि सी जो है, सी अपने पास में है समिश्र संख्याओं का समुच्चय, समिश्र संख्याओं का समुच्चय है। और जो आर है, ये आर है वास्तविक संख्या का समुच्चय, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। आर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और जो सी है, सॉरी, आर जो है वो वास्तविक रियल नंबर का समुच्चय है और जो सी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। दोनों समुच्चय अपने को दिए हुए हैं। बात करी जाए, ये बोल रहा है कि जो सी प्लस का जो उप समुच्चय है वो कौन है? आर प्लस। या ये कह दें कि आर प्लस जो है वो आर प्लस सी प्लस का उपग्रुप है, कि जिस संक्रिया के लिए ये सी परिभाषित है उसी संक्रिया के लिए आर भी परिभाषित है। कैसे? समिश्र संख्या जो है, समिश्र संख्या जेड बराबर में एक्स प्लस आयोटा वाई प्रकार की है। एक्स प्लस आयोटा वाई प्रकार की संख्या समिश्र संख्या है। समिश्र संख्या में जो ये एक्स है ये इसका वास्तविक भाग है और ये है इसका काल्पनिक भाग, ये इसका काल्पनिक भाग है। तो ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक जो संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या समिश्र संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या समिश्र संख्या होती है। जैसे 3, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, तो किस रूप की संख्या बन गई? समिश्र संख्या बन गई। कौन सी संख्या बन गई? समिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या भी परिभाषित हो। 3 वास्तविक संख्या ली अपन ने, 0 प्लस आयोटा जोड़ा, समिश्र संख्या बनी। एक्स प्लस आयोटा वाई प्रकार की संख्या समिश्र संख्या। तो जिन बातों के लिए ये सी परिभाषित है उन सब बातों के लिए ये आर भी परिभाषित होगा। कैसे? जैसे 2 समिश्र संख्या अपन ने जोड़ी, भाई ये बोल रखा है कि भाई आर प्लस जो है वो सी प्लस का उपग्रुप है, अर्थात जो सी प्लस है वो ग्रुप है, ये ग्रुप है तो ये भी क्या है? ये योग संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो आर प्लस भी योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। क्योंकि सी में जो है योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव की बात करूं तो तत्समक अवयव की जो परिभाषा है, पहली बात तो करें संवृतता की, तो 2 समिश्र संख्याओं को अगर जोड़े तो समिश्र संख्या ही आएगी, संवृत हो गया। ऐसे ही साचर्यता की स्थिति परिभाषित हो जाती है। तीसरी कंडीशन है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की अगर बात करें तो तत्समक अवयव 0 प्लस, इस समिश्र संख्या के लिए तत्समक अवयव ये हो गया, कुल मिला के कहते 0 तत्समक अवयव है। ऐसे ही बात कर ले प्रतिलोम अवयव की, तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा, तत्समक अवयव की तो परिभाषा ये होगी ए स्टार ई बराबर में ए, तत्समक की परिभाषा है। और प्रतिलोम की अगर परिभाषा पढ़ें, इनवर्स की परिभाषा अगर देखें तो इनवर्स की परिभाषा ये आ गई बराबर तत्समक अवयव की। तो निकाल सकते हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई स्टार की जगह है संक्रिया योग, बी बराबर में तत्समक अवयव अपने पास में 0 प्लस 0 आयोटा, इसको ले आएंगे इधर, b बराबर में 0 प्लस 0 आयोटा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, या ये कह सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई b बराबर में। तो x प्लस आयोटा वाई का प्रतिलोम अवयव हो गया, वो हो गया माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये भी क्या है? एक समिश्र संख्या है। तो ये तो ग्रुप दे रखा था, ये भी ग्रुप है, उपग्रुप इसने बोल रखा है, तो सीधी सी बात है
वो सबसेट है किसका, सी का। तभी तो उपग्रुप बनेगा कि आर सी का, या जो ग्रुप दे रखा है ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय एच उपग्रुप होगा यदि यह आर की या जी की द्विचर संक्रिया के लिए क्या हो, परिभाषित हो, द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप हो। यही बात है। तो उपग्रुप दिया हुआ तो परिभाषित तो है। जो तत्समक अवयव सी में योग संक्रिया के लिए था वही तत्समक अवयव आर में योग संक्रिया के लिए है, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं को जोड़े एक वास्तविक संख्या आती है, ऐसे ही साचर्यता परिभाषित हो जाएगा। बात करें तत्समक अवयव की तो दो तत्समक अवयव बराबर में दो, तत्समक अवयव की परिभाषा देखें तो ई बराबर में कितना आ गया, 0। जो तत्समक अवयव समिश्र संख्या के लिए है वही तत्समक अवयव वास्तविक संख्या के लिए है। इसको भी तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक समिश्र संख्या होती है, लेकिन वास्तविक संख्या वो समिश्र संख्या जो है वो वास्तविक संख्या हो आवश्यक नहीं है। तो इसका भी तत्समक अवयव वास्तविक संख्या का भी योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 है, समिश्र संख्या का भी योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि जिन जिन बातों के लिए ये सी परिभाषित है उन बातों के लिए ये आर प्लस भी परिभाषित है, तो उपग्रुप हो गया। एक प्रमेय के माध्यम से अगर देखें तो ये कह सकते हैं यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है तो यदि H जो है वो ग्रुप G का उपग्रुप है तो प्रमेय है ये। तो फर्स्ट H तथा ग्रुप G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है तो H तथा G का जो तत्समक अवयव है आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो अद्वितीय मतलब यूनिक होगा। जो तत्समक अवयव योग संक्रिया के लिए G का है वही तत्समक अवयव योग संक्रिया के लिए H का होगा। इसी प्रकार G का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अगर एक है तो H का भी गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एक ही होगा। तो H तथा G का तत्समक अवयव अद्वितीय है। इस पहली कंडीशन को परिभाषित करें, पहली कंडीशन को परिभाषित करें तो ये लिया, माना भाई उपग्रुप दे रखा है तो उपग्रुप दिया हुआ तो इससे ये पता है अपने को कि H जो है सबसेट है, H उपसमुच्चय है G का, तभी तो उपग्रुप है। तो अवयव पढ़ने लिए तत्समक अवयव को अद्वितीय मानना है। माना H का ई डैश था G का तत्समक अवयव, H का तत्समक अवयव पढ़ने ले लिया ई डैश तथा G का तत्समक अवयव ले लिया ई है। H का तत्समक अवयव जो है वो अपन ने ई डैश ले लिया और G का तत्समक अवयव ले लिया ई। परिभाषा लगाएं तत्समक अवयव की, तब A बिलोंग्स टू G के लिए, बिलोंग्स टू H के लिए, A बिलोंग्स टू H के लिए जो ये A है वो G में भी है और H में भी है, दोनों में है क्योंकि सबसेट है तो हो जाएगा ही। अब इसमें और तत्समक अवयव में अगर परिभाषा लगाएं तो पहले तो परिभाषा लगा लेते हैं H डैश के लिए या G के लिए लगा लें और फिर परिभाषा लगा लेंगे तत्समक अवयव की H डैश में। तो पहले अगर G में लगाए तो तत्समक अवयव की परिभाषा जो है, तत्समक अवयव की जो परिभाषा है वो ये है कि A स्टार E बराबर में A बराबर E स्टार A, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए, ये तत्समक अवयव की परिभाषा है। अगर यहां यूज करी जाए तो A
योग के लिए देखना चाहो तो योग के लिए देख लेंगे, गुणा के लिए देखना चाहे तो गुणा के लिए। ए प्लस बराबर में ए प्लस ई बराबर ए, या ई प्लस, ये तो हो गई बात। पहले तो जी कर लेते हैं, तो ये तो बात हो गई जी की। जब A बिलोंग्स टू H हो तो A प्लस ई डैश बराबर ई डैश प्लस ए, ये तत्समक अवयव की परिभाषा हो गई H में। दोनों स्थितियों को देखें तो A प्लस ई का मान भी A के बराबर है और A प्लस ई डैश का मान भी A के बराबर है। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1, इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से देखें तो a प्लस ई बराबर ए प्लस ई बराबर में भी a है और a प्लस ई डैश बराबर में भी a है, तो a प्लस ई डैश। अर्थात ये कह सकते हैं कि a प्लस ई बराबर में a प्लस ई डैश, दोनों बराबर हैं। a प्लस ई का मान भी a के बराबर है, a प्लस ई डैश का मान भी a के बराबर है, तो ये कह सकते हैं कि a प्लस ई बराबर में a प्लस ई डैश। अब चले निरसन नियम की तरफ। निरसन नियम, निरसन नियम, कंसिलेशन लॉ। निरसन नियम की तरफ अगर चलें तो ये कह सकते हैं कि निरसन नियम ये था कि ए स्टार बी बराबर में ए स्टार सी, अर्थात बी बराबर सी हो जाएगा। वाम निरसन नियम, बी स्टार ए बराबर सी स्टार ए हो तो बी बराबर सी। दक्षिण निरसन नियम, निरसन नियम से अगर इसको देखे तो वाम निरसन नियम से ई डैश, वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम से ई बराबर में ई डैश आ गया कि जो तत्समक अवयव एच डैश का है वो ही तत्समक अवयव किसका है, जी का है। जो तत्समक अवयव एच का है ई डैश वो मान, और जो तत्समक अवयव जी का है वो मान, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अर्थात दोनों बराबर हैं, अद्वितीय। तो एक स्थिति ये समझ में आ गई कि यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है तो H तथा G का जो तत्समक अवयव है वो होता है अद्वितीय। H तथा G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, और जिसको अद्वितीय अपने को सिद्ध करना हो उसी के जैसे दो अवयव ले लेते हैं। तो अपने को तत्समक अवयव को अद्वितीय बताना था, एक तो H के लिए तत्समक अवयव ले लिया, एक अपन ने G के लिए तत्समक अवयव ले लिया, और तत्समक अवयव की परिभाषा लगा दो। तो तत्समक अवयव की परिभाषा इस रूप में है, वो परिभाषा अगर लगाएं और फिर उन दोनों की कंपैरिजन करें तो अपने पास में निरसन नियम, इनसे ये मान क्या आ जाएगा, बराबर। और जहां बराबर आ गया तो ये कह सकते हैं कि दोनों का तत्समक अवयव सेम है, अद्वितीय है। दूसरा जो एग्जांपल देखें, इसी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो प्रतिलोम अवयव है तो अद्वितीय होता है, अर्थात अवयव ए का G तथा H में प्रतिलोम अवयव होता है। G और में अवयव ए का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। कैसे कि G जो है, G भी योग संक्रिया के लिए ग्रुप है और H इसका उपग्रुप है, तो H भी योग संक्रिया के लिए उपग्रुप है। तो अवयव ए में ए का G में योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव अगर माइनस ए है तो अवयव ए का H में योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव भी माइनस ए ही होगा। कैसे,
प्रूफ के माध्यम से अगर देखें तो ये कहें माना अवयव ए का एच में, अवयव ए का एच में प्रतिलोम अवयव, ए का एच में प्रतिलोम अवयव बी तथा सी है। अवयव ए का एच में प्रतिलोम अवयव बी तथा सी है। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा देखें तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा ए स्टार बी बराबर में तत्समक अवयव या बी स्टार ए। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा ये है, लगाएं तो ए स्टार एक बार तो तत्समक प्रतिलोम अवयव बी ले लेंगे तो ए स्टार बी बराबर में तत्समक अवयव इस वी का, ये जो एच है, एच का तत्समक अवयव अपन ने ई डैश लिया था और ई और ई डैश दोनों बराबर आए थे तो ई ले लिया। बी स्टार ए समीकरण नंबर 1। ऐसे ही ए स्टार दूसरा प्रतिलोम क्या है अपन ने सी, ए स्टार सी बराबर ई बराबर में सी स्टार। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा दोनों में लगा, 1 और 2। समीकरण 1 में देखें तो ए स्टार बी बराबर में ई है और समीकरण 2 में ए स्टार सी बराबर भी किसके है, ई के है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें कि ए स्टार बी बराबर में ए स्टार सी बराबर किसके है, तत्समक अवयव के, अर्थात ए स्टार बी बराबर है ए स्टार सी के। तो फिर से निरसन नियम में चलें, फिर से निरसन नियम में चलेंगे तो कहेंगे कि ए स्टार बी बराबर में बी ए स्टार सी हो तो बी बराबर सी आ जाएगा, या बी स्टार ए बराबर में सी स्टार ए हो तो बी बराबर में सी। वाम निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, ये तो वाम हो गया और ये दक्षिण निरसन नियम हो गया। तो लेफ्ट हैंड कंसिलेशन ला या राइट हैंड कंसिलेशन ला, राइट और लेफ्ट, कि भाई वाम या निरसन दोनों दक्षिण नियम लगाएंगे। देखें कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अर्थात ये इस रूप में है, सॉरी ये ए स्टार बी बराबर में ए स्टार सी है अपने पास में। पहला वाला जो नियम है वाम निरसन नियम है, उस वाम निरसन नियम से ये मान किसके बराबर हो गया, बी बराबर में सी, कि जो दो तत्समक अवयव अपन ने लिए थे उन दोनों तत्समक अवयवों का मान क्या है, समान है। अतः जी एच में, जी तथा एच में तत्समक जो अवयव हैं, तत्समक अवयव अद्वितीय हैं। जी तथा एच में तत्समक अवयव अद्वितीय हैं। यदि एच जी का उपग्रुप है तो जी का तत्समक अवयव जो है, जी और एच में तत्समक अवयव अद्वितीय होंगे, और यदि जी एच का उपग्रुप, एच जो है वो जी का उपग्रुप है, तो जो प्रतिलोम अवयव हैं वो प्रतिलोम अवयव भी अद्वितीय होंगे। अर्थात अवयव ए का यदि जी में प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स है तो एच में भी प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स ही होगा। इसी प्रकार तीसरी स्थिति जो है, तीसरी स्थिति ये है कि यदि जी में अवयव ए की, यदि जी में अवयव ए की को एन है तो एच में भी अवयव ए की, एच में भी अवयव ए की एन ही होगी। कि यदि जी में अवयव ए की कोटि एन है तो एच में भी अवयव ए की कोटि एन ही होगी, एन ही होगी। ये बात है।
तो ये चीजें अपन ने नेक्स्ट, इससे पहले जो वीडियो है उनमें पढ़ा है अपन ने कि अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं। अवयव की कोटि की जो परिभाषा है, अवयव की, उसकी परिभाषा ये थी कि ए की पावर n बराबर में यदि e आ जाए कि a को a से n बार स्टार संक्रिया करवाएं और उसका मान अगर तत्समक अवयव के बराबर आ गया, ऐसा है तो जो a की कोटि है वो हो जाएगी अपने पास में लेस देन इक्वल n, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल n। अब अपने को कोटियां बराबर सिद्ध करनी है कि जितनी कोटि इसकी है उतनी कोटि इसकी होगी। दोनों को एक बार अलग अलग लिया कि माना H में अवयव A की कोटि M है, H में तो अपन ने M ले ली, तथा G में अवयव A की कोटि N है। भाई H में तो अवयव A की कोटि ले ली अपन ने M, और N G जो है इस G में अवयव A की कोटि ले ली N। अवयव की कोटि की परिभाषा ये ले सकते हैं कि A की पावर M बराबर में E, अर्थात ऑर्डर ऑफ A, ये तो बात हो गई H के लिए। ऐसे ही G में अवयव A की कोटि जो है वो N है, तो इसके लिए ये लिख सकते हैं कि A की पावर N बराबर में E, अर्थात ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल N। दोनों में अवयव की कोटि की परिभाषा से जैसे ये है उसी तरीके से ये लिखते हैं। अब अपन ने देखा कि a की पावर m जो है वो भी बराबर e के है और a की पावर n जो है वो भी e के बराबर है, तत्समक अवयव के बराबर है दोनों के लिए। और ये बात अपन ने सिद्ध कर दी है कि g यदि h यदि g का उपग्रुप है तो तत्समक अवयव अद्वितीय होते हैं, तत्समक अवयव अद्वितीय हैं। तो ये कह सकते हैं कि a की पावर m बराबर a की पावर n, दोनों का मान क्या है, समान है। ये स्थिति अपने पास में आ गई। इसको अगर हल करें तो a की पावर m बराबर में a की पावर n है, तो इसका प्रतिलोम अवयव भी एग्जिस्ट करेगा। और ये बात अपन ने पढ़ी थी कि अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि समान होती है, अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि समान होती है। तो जितनी कोटि अवयव एक की है उतनी कोटि उसके प्रतिलोम की होगी। तो दोनों में से किसी एक के प्रतिलोम की दोनों तरफ संक्रिया करवा दो, दोनों में से किसी एक की दोनों तरफ, एक के प्रतिलोम की दोनों तरफ संक्रिया करवा दी, वो चाहे योग की करवाओ या गुणन की करवाओ। योग है तो योग की संक्रिया करवा देंगे, गुणन है तो गुणन की संक्रिया करवा देंगे, और अगर नहीं है तो स्टार संक्रिया में योग गुणन सारे आ जाएंगे। तो दोनों में से किसी एक के प्रतिलोम अवयव की दोनों तरफ संक्रिया करवा दी, तो एक ही m के प्रतिलोम अवयव की दोनों तरफ संक्रिया कराने पर कि इनवर्स एलिमेंट की दोनों तरफ संक्रिया करवाई, इनवर्स एलिमेंट की अगर दोनों तरफ संक्रिया करवाई वो भी किसके, a की पावर m के, तो a की पावर m स्टार a की पावर माइनस m बराबर में a की पावर n स्टार a की पावर माइनस n, a की पावर माइनस m। अब अपने पास में भाई योग की जगह ये जो स्टार संक्रिया है, इस स्टार संक्रिया की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, योग यूज कर लो, गुणा यूज कर लो, जो भी यूज करना है वो। तो अपन योग यूज कर सकते हैं या गुणा कर लिया कि a की पावर m डॉट a की पावर माइनस m बराबर में a की पावर n डॉट a की पावर माइनस m। और इतना पता है आधार समान हो तो घाते जुड़ जाएंगी, तो a की पावर m माइनस n a की पावर 0 बराबर में a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस m। और a की पावर 0 हो जाए, अवयव की कोटि में अपन ने पढ़ा था कि यदि a की पावर 0 हो तो उसे वो होता है तत्समक अवयव के बराबर, जो यहां संक्रिया यूज करी है उसके तत्समक अवयव के बराबर। तो अपन e के बराबर ही लिख लें, तो ये आ जाएगा a की पावर m माइनस n जो है, a की पावर m माइनस n जो है वो बराबर में हो गया
तत्समक अवयव। ए की पावर m माइनस n जो है वो बराबर हो गया तत्समक अवयव के, तत्समक अवयव के बराबर आ गया। अब ये योग है तो योग के लिए देख लेंगे, गुणा है तो गुणन के लिए देख लेंगे। ये अगर योग है तो योग के लिए यूज हो जाएगा और गुणा है तो के लिए यूज कर लेंगे। तो ए की पावर m माइनस n बराबर में इसके, तो यहां मान अपने पास में अवयव की कोटि की आ गई, यहां अपने पास में फिर से अवयव की कोटि के बराबर ये मान परिभाषित हो गया। अब इसमें मान अगर देखें ए की पावर m माइनस n बराबर में e आ गया, तो ये जो m माइनस n है, m माइनस n के आधार पर अगर देखें, यदि m माइनस n बराबर में 0, यदि m बराबर में क्या हो, क्योंकि यहां अपने पास में जो है यहां पर ने गुणन के लिए यूज किया है, गुणन के लिए अगर देखें तो a की पावर 0, a की पावर 0 किसके बराबर, तत्समक अवयव के, और गुणन के लिए तत्समक अवयव तो कितना होता है, 1, गुणन के लिए तत्समक अवयव तो 1 होता है। तो ये बोल रहा है कि यहां अगर अपने पास में अगर पावर जो है दोनों की घातों की तुलना करें, ये तो अपन ने लिखा है कि a की पावर m माइनस n बराबर में तत्समक अवयव के, तो ये अवयव की कोटि की परिभाषा आ गई एक तरीके से। तो ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो a इज लेस देन इक्वल n m आएगा, n माइनस n, a की पावर n माइनस, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल n माइनस m आ गया ये तो। अब चूंकि दोनों a की पावर 0 बराबर में a की पावर n माइनस m है, घातों की अगर तुलना करें, घातों की अगर अपन ने तुलना करी, m माइनस n बराबर में 0 है, ये 0 कब होगा, यदि m और n क्या हो, बराबर हो। a की पावर 0 बराबर में a की पावर n माइनस m आया अपने पास में, तो m माइनस n बराबर में घातों की जब तुलना करी तो m माइनस n बराबर 0 होगा यदि m बराबर में n हो। अर्थात ये कह सकते हैं यदि h की कोटि भी n, यदि h की कोटि भी n हो और g की कोटि भी n हो, तब ही ये मान अपने पास में 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। तो दोनों का मान बराबर होगा तभी ये 0 पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड स्थिति यही है कि g में अवयव a की कोटि n होगी, n है तो h में भी अवयव a की कोटि n होगी। तो 3 स्थितियां पढ़ ली अपन ने उपग्रुप की कि यदि h ग्रुप g का उपग्रुप है तो पहला तत्समक अवयव अद्वितीय होगा, कि जो तत्समक अवयव g में है वही तत्समक अवयव h में होगा। प्रतिलोम अवयव भी अद्वितीय होगा कि किसी अवयव a का यदि g में प्रतिलोम a इनवर्स है तो h में भी प्रतिलोम a इनवर्स ही होगा। बात करें तीसरी स्थिति की अवयव की कोटि की, कि यदि g में अवयव a की जो वो n है तो h में भी अवयव a की कोटि n ही होगी। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।